हेलो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जॉब्स क्रिएटर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्व्ड पेपर ऑफ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। तो दोस्तों ये मॉक टेस्ट नंबर 3 रहेगा हमारा। इससे पहले हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो मॉक टेस्ट है इसके ऊपर। तो वो वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट मॉक टेस्ट के नाम से ये प्लेलिस्ट है, आप जाकर देख लें। वहाँ पर आपको 3 वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ पर आप ये तीनों पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो पेपर है इसमें टोटल मार्क्स रहेंगे 120 और टाइम आपको मिलेगा 2 आवर्स के लिए। तो यहाँ पर जो जो सेक्शंस रहेंगी वो रहेंगी 8 सेक्शंस हैं टोटल। तो 2 सेक्शंस रहेंगी जीके विद रेफरेंस टू जेएंडके यूटी और अकाउंटेंसी। ये दोनों सेक्शंस जो हैं 30-30 मार्क्स की हैं। बाकी जो सेक्शंस और रहेंगी 6 सेक्शंस वो रहेंगी 10-10 मार्क्स की। तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जीके विद रेफरेंस टू जेएंडके यूटी। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर है वो है लूनी रिवर फ्लोज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कर्नाटका, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो दोस्तों आपको ये बताना है। तो दोस्तों जल्दी से आप इसका आंसर दे देंगे कमेंट सेक्शन में। जल्दी से आप बता दीजिए कि लूनी रिवर किस स्टेट से फ्लो करती है, इनमें से किस स्टेट में वो फ्लो करती है। तो इसका सही आंसर है राजस्थान, बी ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन, लाओस कंट्री इज़ अ पार्ट ऑफ विच एसोसिएशन। तो आपको बताना है कि लाओस कंट्री जो है वो किस एसोसिएशन का पार्ट है। एशियान, सार्क, यूरोपियन यूनियन या फिर ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से आप इसका आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एशियान, ए ऑप्शन। लाओस कंट्री एक साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है जो कि इस ग्रुप में आती है, इस एसोसिएशन में आती है, एशियान में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रेड सी इज अराउंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि रेड सी किन कंट्रीज के अराउंड है। तो यहाँ पर 3-3 कंट्रीज का ग्रुप दिया गया है। पहला ऑप्शन है अंगोला, जाम्बिया, नमीबिया। दूसरा ऑप्शन है आपके पास नाइजीरिया, अल्जीरिया, लीबिया। देन सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सूडान। और लास्ट ऑप्शन है तुर्की, सीरिया, इराक। जल्दी से आप इसका आंसर दे देंगे। तो रेड सी जो है वो किन कंट्रीज़ के अराउंड है। सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और सूडान, इसके अराउंड ये तीनों कंट्रीज आती हैं। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन बन जाता है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हम्बनटोटा पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो जल्दी से आप इसका आंसर दे देंगे। ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो दोस्तों हम्बनटोटा जो पोर्ट है ये लोकेटेड है श्रीलंका में, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, खजुराहो टेम्पल इज लोकेटेड इन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा। तो जल्दी से आप इसका आंसर दे दीजिए। खजुराहो टेम्पल जो लोकेटेड है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6, सन टेम्पल कोणार्क इज लोकेटेड इन। तो कोणार्क जो सन टेम्पल है वो कहाँ पे लोकेटेड है। असम, वेस्ट बंगाल, केरला, उड़ीसा। तो जल्दी से आप इसका भी आंसर दे देंगे। इसका सही आंसर है उड़ीसा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, मोहिनी अट्टम इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो जल्दी से आप बता दीजिए कि किस स्टेट की ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है मोहिनी अट्टम। दोस्तों इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, केरला। क्वेश्चन नंबर 8, सत्रिया इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। आपको सत्रिया का बताना है कि ये किस स्टेट की डांस फॉर्म है। बिहार, यूपी, असम, मेघालय। जल्दी से इसका भी आंसर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। जल्दी से आप बता दीजिए। इसका सही आंसर है असम, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंदा, स्वामी दयानंद, एस नायडू। इसका सही आंसर है राजा राम मोहन रॉय। अगला क्वेश्चन, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज। लास्ट गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड माउंट बैटन। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, मुस्लिम लीग वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1905, 6, 7 और 8। इसका सही आंसर है 1906, बी ऑप्शन। 12,
चोरी चोरा इंसिडेंट अकर्ड इन 1921, 22, 23 या फिर 24? तो इसका आंसर आप दे देंगे। इसका सही आंसर है चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था 1922 में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। गदर पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय लाला हरदयाल, बीजी तिलक, खुदीराम बोस, शंकरन नायर। तो इसका आंसर आप दे दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर है लाला हरदयाल, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग बाय रोड? तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है आपको बताना है कि इनमें से जो 4 स्टेट्स दी गई हैं वो किन को कनेक्ट करता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जम्मू, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, एमपी या फिर नन ऑफ द अबाव? इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट इनको कनेक्ट करता है बाय रोड। क्वेश्चन नंबर 15। नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट्स दिल्ली टू कोलकाता, दिल्ली टू चेन्नई, दिल्ली टू अमृतसर, दिल्ली टू मुंबई। तो दोस्तों नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट करता है दिल्ली को अमृतसर के साथ। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा फ्री में। ये अपलोड हो जाएगा जल्दी ही। इस वीडियो को के अपलोड होने के कुछ देर बाद वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। आप लिंक देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें और वहाँ पर आपको फिर पीडीएफ आराम से मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। इंडियाज़ पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस इज 1028 मिलियन, 3287 मिलियन, 3182 मिलियन, 1210 मिलियन। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, 1210 मिलियन। 17th क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाइस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरला, पंजाब। तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन की इंडिया में, किस स्टेट में है? वो है वेस्ट बंगाल में। ये आप याद रखेंगे ये चीज़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। पुलिकेट लेक इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर। पुलिकेट लेक कहाँ पे सिचुएटेड है आपको बताना है, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक इज सांबर लेक, पुष्कर लेक, वुलर लेक, लोकटक लेक। तो इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक कौन सा है? इसका सही आंसर है सांबर लेक, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप? तो इनमें से कौन सी रबी क्रॉप नहीं है? वीट, राइस, ओट्स, बार्ले। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, राइस। रबी क्रॉप्स आर साउंड इन समर, स्प्रिंग, विंटर, ऑटम। तो इसका सही आंसर है विंटर। क्वेश्चन नंबर 22। विच इज द बिगेस्ट शिवा टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया? नॉर्थ इंडिया में शिवा टेम्पल जो बिगेस्ट टेम्पल है वो कहाँ पे है? वो कौन सा है? रघुनाथ टेम्पल है, रणबीरेश्वर टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल है या फिर नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों बिगेस्ट शिवा टेम्पल नॉर्थ इंडिया में है रणबीरेश्वर टेम्पल, बी ऑप्शन, जो जम्मू में है। क्वेश्चन नंबर 23। ललित आदित्य मुक्तापिदा वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? कारकोटा डायनेस्टी, उत्पालास डायनेस्टी, लोहारास डायनेस्टी, हिंदू रूल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, कारकोटा डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सार्केस्टिकल फॉर्म ऑफ सिंगिंग? तो सार्केस्टिकल फॉर्म ऑफ सिंगिंग कौन सी है? बाचा, नगमा, रोआफ, लादिशा, भंद, पाथर। इसका सही आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, लादी शाह। क्वेश्चन नंबर 25। कौंसुर नाग इज अदर नेम ऑफ विच लेक? हरवान, होकरसर, विष्णुपद, शेषनाग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, विष्णुपद। आई होप आपने सही आंसर अब तक किए होंगे।
मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने सही ही किए होंगे अभी तक, क्योंकि पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का ही है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी फेमस फॉर इट्स स्प्रिंग्स एंड ब्यूटिफुल गार्डन्स? कोकनाग, दौक्सम, सोनामर्ग, वेरीनाग। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर है कोकरनाग, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, गेटवे टू लद्दाख इज? गुलमर्ग, सोनामर्ग, दक्सम, वेरीनाग। इसका सही आंसर है सोनामर्ग इज द गेटवे टू लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज कॉल्ड एज द गार्डन ऑफ ब्लिस? शालीमार बाग, निशात बाग, गुलमर्ग, सोनामर्ग। दोस्तों इसका आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, निशात बाग को हम गार्डन ऑफ ब्लिस भी कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 29, आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन बिल J&K Lieutenant Governor has to summon Legislative Assembly at least once in 3 months, 6 months, 9 months, 1 year। तो रीऑर्गेनाइजेशन बिल के तहत J&K के लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेजिस्लेटिव असेंबली को कितने टाइम में समन करना ही पड़ता है? तो इसका आंसर आप बता दें। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी स्टेट लॉज हैव बीन रिपील्ड आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019? तो कितने स्टेट लॉज को रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया है 2019 रीऑर्गेनाइजेशन बिल के बाद? 103, 153, 204, 157। इसका सही आंसर है 153 लॉज को रिपील कर दिया गया है रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 के बाद। तो दोस्तों ये था हमारा पहला सेक्शन, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K। दोस्तों अब हम अगले सेक्शन की तरफ मूव करेंगे, जो है अकाउंटेंसी। तो दोस्तों इस सेक्शन में भी 30 मार्क्स का ये पेपर आपको आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन के ऊपर है, द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज नाउन एज? तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो कि ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वाउचर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज? तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज, जब रेवेन्यूज ज़्यादा हो जाते हैं किसी पीरियड में एक्सपेंसेस से ज़्यादा अकाउंटिंग ईयर में, तब क्या होता है? गेन, प्रॉफिट, लॉस या फिर एक्सपेंडिचर? तो इसका आंसर आप दे देंगे। इसका सही आंसर है तब हमें प्रॉफिट होता है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, स्टॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एज? गुड्स, इन्वेंट्री, वाउचर, टूल्स। तो स्टॉक को हम क्या कहते हैं और क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं इन्वेंट्री, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, द कॉन्सेप्ट विच अज्यूम्स दैट अ बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशंस इंडेफिनेटली इज? तो दोस्तों आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो कि एज्यूम करता है कि बिजनेस फर्म अपने ऑपरेशंस जो भी काम होते हैं वो कंटिन्यूअसली कैरी आउट करे। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट? तो जल्दी से आप बता दीजिए। जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने वो सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, तो आप इसका आंसर बता देंगे। इसका सही आंसर है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड? तो यहाँ पर होगा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये हमारी जनरल एंट्री बनेगी। तो यहाँ पर कैश अकाउंट जो है बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, व्हेन सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टू MS मोहित प्रोस इज डन, विच अकाउंट इज डेबिटेड? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जब हमने गुड्स की सेल की है क्रेडिट के ऊपर, यानी कि उधार के ऊपर हमने गुड्स को बेचा है मोहित ब्रोस को, तो कौन सा अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी मोहित ब्रोस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर जो मोहित ब्रोस का अकाउंट होगा वो डेबिट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट पे लिया गया है, कैश पे नहीं लिया गया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन बन जाता है ए ऑप्शन, मोहित ब्रोस अकाउंट।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, चेक गिवन टू तरनम ऑन अकाउंट विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि तरनम अकाउंट, यहाँ पर तरनम को चेक दिया गया है अकाउंट में उसके, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अकाउंट उस क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर जनरल एंट्री बन जाएगी तरनम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक इन्वॉल्व है तो इसलिए बैंक अकाउंट यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट, सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, एसेट्स सोल्ड ऑन क्रेडिट आर एंटर्ड इन। तो एसेट्स जब क्रेडिट पे सोल्ड होते हैं तो यहाँ इनको हम कहाँ पे लिखते हैं? जर्नल प्रॉपर, कैश बुक, परचेज जर्नल बुक या फिर परचेज रिटर्न जर्नल बुक। तो दोस्तों एसेट्स जब भी हम क्रेडिट पे सोल्ड करते हैं तो हम इनको लिखते हैं जर्नल प्रॉपर में। कैश बुक में सारी कैश सेल्स आती हैं और बाकी जो परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक में परचेजेस आती हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 39, इन परचेज बुक गुड्स परचेज ऑन डैश आर रिकॉर्डेड डेबिट क्रेडिट बोथ नन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि परचेज बुक में जो भी गुड्स परचेज होती हैं वो उनके साथ क्या होता है। तो सारी गुड्स जो परचेज होती हैं क्रेडिट के ऊपर उनको हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट जो भी बैलेंसेस होते हैं, क्रेडिट जो भी एंट्रीज होती हैं उन सब को हम परचेज बुक में लिखते हैं, परचेज जर्नल बुक में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन बन जाता है क्रेडिट आर रिकॉर्डेड, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, ट्रायल बैलेंस इज। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, पासबुक इज मेंटेन्ड बाय। पासबुक कौन मेंटेन करता है? जो कि एक बैंक स्टेटमेंट होता है, ये मेंटेन करता है हमारा बैंक, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड विल रिजल्ट इन डैश द बैलेंस ऑफ कैश बुक कंपेयर टू पासबुक। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जब भी कोई चेक डिपॉजिट हो गया है, हमें मिल गया है, पर वो कलेक्ट नहीं किया गया है बैंक द्वारा, तो तब हमारा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस जो होगा, कैश बुक का बैलेंस एज कंपेयर टू पासबुक क्या रहेगा? इंक्रीज रहेगा, डिक्रीज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या फिर नन ऑफ द अबव? जल्दी से आप बता देंगे इसका आंसर। इसका सही आंसर है इंक्रीजिंग, ये ऑप्शन इसका सही रहेगा, क्योंकि कैश बुक का जो बैलेंस है, क्योंकि ऑलरेडी हमने नोट कर दिया है, तो वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि बैंक ने अभी कलेक्ट नहीं किया है चेक, तो इस वजह से पासबुक में जो बैलेंस रहेगा वो कम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विल रिड्यूस द बैलेंस एज पर दी कैश बुक, पासबुक, जर्नल, नन ऑफ द अबव। तो जब चेक्स इशूड हो जाते हैं पर वो प्रेजेंटेड नहीं होते हैं पेमेंट के लिए बैंक को, तो तब जो बैलेंस होता है वो क्या होता है? तो बैलेंस एज पर पासबुक वो रिड्यूस होगा और एज पर कैश बुक वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा पासबुक, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, इशूड अ चेक फॉर 8,000 रुपीज टू पे रेंट, द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि चेक इशू हो गया है रेंट पे करने के लिए, हमने चेक इशू कर लिया है। अब यहाँ पर कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? तो यहाँ पर अकाउंट जो डेबिट होगा वो होगा रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी। तो यहाँ पर रेंट अकाउंट जो है डेबिट होगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, परचेज ऑफिस स्टेशनरी फॉर ₹1,70,000 एंड इशूड चेक फॉर द सेम, द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हमने ऑफिस के लिए स्टेशनरी परचेज की है 1,70,000 की, और इसके लिए हमने एक चेक इशू कर लिया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा जनरल एंट्री करके। तो यहाँ पर जो अकाउंट डेबिट होगा वो होगा मशीनरी अकाउंट, बी ऑप्शन। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये जनरल एंट्री बन जाएगी क्योंकि ये मशीनरी हमने खरीदी है। तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 46, the writing of the cost of intangible assets like patents, copyrights, trademarks, franchises, goodwills refers to। तो यहाँ पर आपको बताना है कि टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर उनकी कॉस्ट जब राइट ऑफ हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं?
डिप्लीशन, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, एब्सोलिसेंस। इसका सही आंसर है एमोर्टाइजेशन, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज। तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट जो होता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर कुछ भी नहीं करते, सेम रखते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो है सब्ट्रैक्ट, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, द अमाउंट ऑफ रेंट पेड इज शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो रेंट हम पे करते हैं, तो आपको बताना है कि ये क्रेडिट साइड के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के शो होता है या नहीं। ट्रू, फॉल्स, काउंट से इनसफिशिएंट डाटा। जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए। तो जो रेंट पेड होता है ये हमारे क्रेडिट साइड के ऊपर नहीं शो होता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ये हमारे डेबिट साइड के ऊपर शो होता है। यहाँ पर ये ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सही आंसर है, फॉल्स हो जाएगा ये स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सॉरी कौन सा जो ये स्टेटमेंट है, जो भी वो कौन सी चीज़ें हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होंगी। कमीशंस पेड, रेंट पेड, कैरेज इनवर्ड, या फिर बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर है सारे यहाँ पर बोथ ए एंड बी, कमीशंस पेड और रेंट पेड, ये दो जो हैं ये डेबिट हो गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कैरेज इनवर्ड जो होगा ये नहीं होगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसमें डेबिट होगा। क्वेश्चन नंबर 50, ग्रॉस प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू, ट्रू और फॉल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट एक टोटल रेवेन्यू है या नहीं, इसका सही आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर है ट्रू, ग्रॉस प्रॉफिट एक टोटल रेवेन्यू है। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 51, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रू और फॉल्स। तो दोस्तों रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस जो होते हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होती। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन नंबर 52, क्लोजिंग स्टॉक इज क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, या फिर क्रेडिट नोट। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर क्रेडिट होता है, ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट में ये क्रेडिट होता है। क्वेश्चन नंबर 53, ऑन रिटर्निंग द गुड्स टू सेलर द बायर सेंड्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस। तो जब सेलर जो है को हम गुड्स वापस करते हैं, रिटर्न करते हैं, तो बायर क्या सेंड करता है तब, डेबिट नोट सेंड करता है, क्रेडिट नोट करता है, बैलेंस शीट या फिर ट्रायल बैलेंस। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो बायर तब सेंड करता है अलॉन्ग विद गुड्स डेबिट नोट को, ताकि उसके अकाउंट को डेबिट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 54, द फाइनेंशियल पोजीशन इज डिटरमाइंड बाय ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, क्रेडिट नोट। इसका सही आंसर है बैलेंस शीट से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस की वो पता चलती है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट एज पर बैलेंस शीट ऑफ एन एंटरप्राइज। तो इनमें से कौन सा एंटरप्राइज के बैलेंस शीट के हिसाब से एसेट नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल, कैश, बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैपिटल दोनों एसेट नहीं है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, नेट सेल ड्यूरिंग द ईयर इज 2,85,000, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन द सेल, फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बतानी है। जल्दी से आप इसको आंसर दे देंगे, वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, तो यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वहाँ से आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है निकल जाएगी आराम से। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा वो आएगा बी ऑप्शन, 2,13,750। क्वेश्चन नंबर 57, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लॉस जो होता है फिक्स्ड एसेट की सेल के ऊपर जो लॉस होता है,
तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट इनकम होती है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 58, पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपनड व्हेन कैपिटल आर। तो पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन किया जाता है जब कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आप आंसर दे देंगे। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, फिक्स्ड रहता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर विल ऑलवेज हैव। तो करंट अकाउंट जो होता है पार्टनर का, उसमें क्या होगा, हमेशा क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा, आइदर डेबिट या फिर क्रेडिट बैलेंस, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, व्हेन अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज पेएबल। तो जब भी पार्टनर पे कैपिटल इंटरेस्ट लगाया जाता है, इंटरेस्ट लगाया जाता है कैपिटल के ऊपर, तो वो पेएबल होता है। कहाँ से पेएबल होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो ये पेएबल होता है आउट ऑफ प्रॉफिट। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो दोस्तों अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग ये वाला सेक्शन भी आपने कर लिया है। आपने 60 में से कितने जो क्वेश्चंस हैं अभी तक सॉल्व किए हैं, आई होप मैक्सिमम ही सॉल्व किए होंगे। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट सेक्शन रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके 10 मार्क्स के आपको पेपर में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 61, द कैट एंड द डॉग हैव अ डैश एनिमी इन द रेट, सेम, कॉमन, म्यूचुअल, सिमिलर। तो इसका सही आंसर है कॉमन, बी ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज बहुत आसान जो है क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप जल्दी से इसका आंसर दे देंगे जल्दी। तो मैं आपको जल्दी से इनका आंसर भी बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपोजिट ऑफ फ्रैलिटी इज। फ्रैलिटी का अपोजिट क्या होता है, एनर्जी, इंटेंसिटी, वेहीमेंस, स्ट्रेंथ। तो फ्रैलिटी का अपोजिट होता है स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 63, इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट अ डैश डाइट, रिच, स्पाइसी, बैलेंस्ड, सॉल्टी। सही आंसर है बैलेंस्ड। क्वेश्चन नंबर 64, इवन अ डैश ग्लांस विल रिवील द मिस्ट्री, इवन अ cursory glance will reveal the mystery, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द idioms गिवन इन क्वेश्चन नंबर 65 एंड 66। तो यहाँ पर जो बोल्ड लेटर है येलो कलर में, यहाँ पर आपको इनका मीनिंग बताना है। ही बिड्स फेयर टू बी एन एक्सीलेंट क्रिकेटर, बिड्स फेयर का मतलब क्या होता है, सही आंसर है इसका सीम्स लाइकली, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, द साइट ऑफ द एक्सीडेंट मेड माई फ्लैश क्रीप, फ्लैश क्रीप का मतलब क्या है, वरीड मी, फ्राइटेंड मी, कंफ्यूज्ड मी, ड्रू माई अटेंशन। तो यहाँ पर सही आंसर है बी ऑप्शन, फ्राइटेंड मी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67, आई एम टायर्ड, आई एम वर्किंग सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग। आई एम वर्किंग का मतलब यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपको इसको करेक्ट करना है। सही फॉर्म ऑफ टेंस आपको बतानी है कौन सी लगेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर सही आंसर है आई हैव बीन वर्किंग, आई एम टायर्ड, आई हैव बीन वर्किंग सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन, द टीचर गेव द स्टूडेंट्स सम एडवाइस। तो यहाँ पर क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, एडवाइसेस, एडवाइस, एडवाइजेज, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं, सेंटेंस बिल्कुल सही है। दोस्तों डायरेक्शंस, in the following sentences a word or phrase is written in bold. For each bold part 4 words or phrases are listed below. In each sentence choose the word nearest in the meaning to bold part. तो यहाँ पर मोहिंदर अमरनाथ हैड पेंचेंट फॉर हुक शॉट्स। तो पेंचेंट का मतलब आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इंक्लिनेशन, बी ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, सच कंडक्ट डिजर्व्स रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मतलब क्या है, इसका आप बता दीजिए। प्रेजेस, पनिशमेंट, रिब्यूक, रिवॉर्ड। इसका सही आंसर है पनिशमेंट, बी ऑप्शन। तो दोस्तों आपने इंग्लिश लैंग्वेज भी कर ली होगी, मैक्सिमम आपने सही ही किए होंगे इस सेक्शन में। अब हम अगले सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला सेक्शन रहेगा स्टैटिस्टिक्स।
दोस्तों स्टैटिस्टिक्स भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 71 से। अ न्यूमेरिकल वैल्यू यूज्ड एज अ समरी मेजर फॉर अ सैंपल सच एज सैंपल मीन इज नाउन एज पॉपुलेशन पैरामीटर, सैंपल पैरामीटर, सैंपल स्टैटिस्टिक या फिर पॉपुलेशन मीन। दोस्तों इसका सही आंसर है सैंपल स्टैटिस्टिक, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेटेड मीन। तो इनमें से कौन सा सभी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड नहीं रहता है? वो होता है ज्योमेट्रिक मीन, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73, द मिडल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड एरे ऑफ नंबर्स इज द मोड, मीन, मीडियन, मिड पॉइंट। इसका सही आंसर है मीडियन। क्वेश्चन नंबर 74, इन स्टैटिस्टिक्स अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ all people living in a country, all people living in or under study, all subjects or objects whose characteristics are being studied, या फिर none of the above। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, all people living in the country or under study। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डाटा सेट 4, 5, 0, 10, 8 एंड 3? इसका आपको अर्थमेटिक मीन बताना है, तो जल्दी से आप कर लेंगे। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन 5। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 to 8 एंड 16? तो ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन आपको पता होगा किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पर मैं आपको सीधे बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 4, 1 to 8 और 16 का ज्योमेट्रिक मीन है 4, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77, विच टेस्ट इज अप्लाइड टू एनालिसिस ऑफ वेरियांस एनोवा? तो कौन सा टेस्ट अप्लाई होता है एनोवा को करने के लिए? टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। यहाँ पर सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, एफ टेस्ट। 78, द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज नाउन एज? तो सभी पॉसिबल आउटकम्स का अर्थमेटिक मीन उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू, वेरियांस, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका सही आंसर है एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट? -1, -0.75, 0, 1.2। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है पॉजिटिव में ये नहीं हो सकती, 1.2 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज द वेरियांस ऑफ डाटा सेट 2, 10, 1, 9 एंड 3? आपको वेरियांस बताना है, तो जल्दी से आप इसका आंसर आप कर लेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, 17.5। दोस्तों अगले सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला सेक्शन है मैथमेटिक्स, 10 मार्क्स का ये रहेगा। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 81 से। अ टैंक कंटेन्स 18,000 लीटर्स ऑफ वाटर, इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% अ डे, व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर 2 days? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि एक टैंक है जिसमें 18,000 ऑफ लीटर्स वाटर है और वो डिक्रीज हो रहा है पर डे 5% के रेट से। तो आपको बताना है कि 2 दिन के बाद इसकी क्वांटिटी क्या रहेगी। 5% पर डे के हिसाब से आपने परसेंटेज डिक्रीज निकाल लेना है। 18,000 का 10% निकाल के वो माइनस कर देंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका सही आंसर रहेगा 16,245 लीटर्स। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, SI ऑन ₹1,500 एट 7% पर annum फॉर अ सर्टेन टाइम इज ₹210, फाइंड द टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट 1,500 रुपीज़ के ऊपर 7% पर एनम के हिसाब से किसी सर्टेन टाइम के ऊपर लगाया गया है जो कि 210 रुपीज़ है। तो अब आपने टाइम बताना है कितना टाइम में हुआ है ये। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है वो है 2 ईयर्स के लिए होगा। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से आप इसको निकाल लेंगे, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100 आई थिंक। तो यहाँ से आप इसका आंसर आप निकाल लेंगे। इसका सही आंसर है 2 ईयर्स। हमारा अगला क्वेश्चन है 3x + 10 = 0 विल हैज़ यूनिक सोल्यूशन, 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि 3x + 10 = 0 होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x = 10 हो जाएगा और 10/3 = x, यानी कि अलग से एक यूनिक सोल्यूशन है इसका। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। हमारा अलग जो है यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है
Question number 84. In a colony, there are 55 members. Every member posts a greeting card to all the members. How many greeting cards were posted by them? तो यहाँ पर बताना है कि एक कॉलोनी में 55 मेंबर्स हैं और हर एक मेंबर एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड देता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितने ग्रीटिंग कार्ड्स होंगे, वो सारे पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा कि जो 54 मेंबर्स हैं वो आपको, अगर आप एक मेंबर हैं सोसाइटी को, तो 54 मेंबर्स आपको ग्रीटिंग कार्ड भेज रहे हैं, तो 54 इंटू 55 हो जाएगा। तो वहाँ से आप टोटल ग्रीटिंग कार्ड्स का आप पता लगा सकते हैं कि कितने हैं। 55 इंटू 54 आप करेंगे तो आपको 2970 आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स डेंजर सो दैट नो वोवल ऑक्युपाइज ऑड प्लेस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप कितने नंबर ऑफ वेज बता सकते हैं जिससे हम लेटर्स हैं डेंजर वर्ड के, वो हम अरेंज कर सकते हैं ताकि इसमें जो वोवल है वो ऑड प्लेस ऑक्युपाई ना करे। तो दोस्तों यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो उसके हिसाब से रीअरेंजिंग करेंगे। तो यहाँ पर परमुटेशन कॉम्बिनेशंस करके यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा 144। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। अ सेट विच कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड डैश सेट, यूनरी, एम्प्टी, सिंगल या फिर सिंगलेटॉन। तो ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एग्जैक्टली एक एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं सिंगलेटॉन सेट, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 87। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड लेटर्स, ऑब्जेक्ट्स, अल्फ़ाबेट्स या फिर नंबर्स। तो एक सेट एक कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स इज। तो एस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है पूरे डेक ऑफ कार्ड्स में? तो क्योंकि 52 टोटल कार्ड्स होते हैं तो एस कार्ड जो होते हैं वो होते हैं 4, तो यहाँ पर 4/13 इसका सही आंसर बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 4/13 नहीं 1/13 इसका आंसर है। यहाँ पर क्योंकि एस कार्ड जो है यहाँ पर टोटल 4 होते हैं और टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं, तो 4/52 आ जाएगा हमारा। 4 1 ज़ार 4 और 13 4 ज़ार 52, तो यहाँ पर बन जाएगा 1/13। तो यहाँ पर 4/13 नहीं 1/13 बन जाएगा क्योंकि टोटल एस कार्ड्स 4 होते हैं और जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 52। तो यहाँ पर जो टोटल कैलकुलेशन होगा 4/52 वहाँ से हमारा आ जाएगा 1/13, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 89। 3 coins were tossed 200 times. The number of times 2 heads came up is 72. Then the probability of 2 heads coming up is। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि जो 3 कॉइन्स हैं वो टॉस की गई हैं 200 टाइम्स और जो नंबर ऑफ टाइम्स जो 2 हेड्स आए हैं वो आए हैं 72 टाइम्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी जो रहेगी 2 हेड्स आने की वो कितनी रहेगी, 1/25, 2/25, 7/25 या फिर 9/25। तो 89th क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है 9/25 इसका सही आंसर है प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगा के। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 90 आपके स्क्रीन के ऊपर है। एंगुलर मोमेंटम इज अ स्केलर वेक्टर, एन एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो एंगुलर मोमेंटम हमारा होता है एक्सियल वेक्टर, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ये हमारा था मैथमेटिक्स। अब हम अगले सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला सेक्शन है जनरल इकोनॉमिक्स, 10 मार्क्स का ये भी रहेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 91 से। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन डैश डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन डैश। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड क्या होती है? वो होती है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाता है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 92, व्हेन अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज बाय 3%, द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज बाय 5%, द क्वांटिटी इज सेड टू हैव। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो प्राइस जो है कमोडिटी की जब वो इंक्रीज की जाती है 3% से, तो क्वांटिटी जो डिमांड होती है वो डिक्रीज करती है बाय 5%। तो क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई, प्राइस इन इलास्टिक डिमांड या फिर प्राइस इन इलास्टिक सप्लाई। तो दोस्तों इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है ये ऑप्शन, प्राइस इलास्टिक डिमांड इसको हम कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 94, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज्ड बाय 4%, द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज्ड बाय 4%, द क्वांटिटी इज सेड टू हैव यूनिट इलास्टिक डिमांड, यूनिट इलास्टिक सप्लाई, प्राइस इक्विलिब्रियम या फिर सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों सही आंसर है ए ऑप्शन, यूनिट इलास्टिक डिमांड। क्वेश्चन नंबर 95, द टर्म रिसेशन रेफर्स टू दी हाई एम्प्लॉयमेंट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, हाई सप्लाई एंड डिमांड, लो सप्लाई एंड डिमांड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर है रिसेशन का मतलब होता है हाई अनएम्प्लॉयमेंट। 96, यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज यूज ऑफ कमोडिटी, वांट, सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, कंजम्पशन पावर, ऑल ऑफ द अबव। तो यूटिलिटी जो कमोडिटी की होती है वो होती है वांट, सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, बी ऑप्शन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, विद इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज, डिमिनिशेस, रिमेन सेम, नन। तो जब कमोडिटी हम कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी हमेशा डिमिनिश करती है हर एक यूनिट जो हम कंज्यूम करते हैं उसके साथ। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 98, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नेगेटिव, पॉजिटिव, इंक्रीजिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि जो रिलेशनशिप होता है कमोडिटी की प्राइस और क्वांटिटी जो डिमांड होती है उसमें, उसको हम क्या वो नेगेटिव रहता है या पॉजिटिव रहता है या इंक्रीज करता है या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर कमोडिटी की प्राइस और क्वांटिटी जो डिमांड होती है वो हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इनका ग्राफ जो होता है, अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड जो है कमोडिटी की वो कम हो जाती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 99, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है? टू कर्व्स इंटरसेक्ट्स ईच अदर, दे आर स्ट्रेट लाइन, टू कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर या फिर नन। तो दोस्तों इंडिफरेंस कर्व्स जो होते हैं कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं दो कर्व्स। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100, quantity that a consumer chooses increases as the consumer's income increases and decreases as per consumer's income decreases, such goods are। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो क्वांटिटी होती है जो कंज्यूमर चूज करता है वो इंक्रीज करती है जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है और डिक्रीज करती है जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज करती है। इन गुड्स को हम क्या कहते हैं? इन्फीरियर गुड्स, डिफरेंट गुड्स, नॉर्मल गुड या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड। यहाँ पर इसका सही आंसर है नॉर्मल गुड्स, सी ऑप्शन। तो दोस्तों ये थी हमारी जनरल इकोनॉमिक्स जो कि 10 मार्क्स की आपको आएगी। अब हम अगली सेक्शन में हम करेंगे साइंस जो कि 10 मार्क्स की रहेगी, और उसके बाद आखिरी सेक्शन जो हमारी रहेगी वो रहेगी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो भी 10 मार्क्स की रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे साइंस पोर्शन से। क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ विटामिन के। विटामिन के का दूसरा नाम क्या है? निकोटिनिक एसिड, राइबोफ्लाविन, थायमिन या फिर 2-मिथाइल-1,4 नेफ्थोक्विनिन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, 2-मिथाइल-1,4 नेफ्थोक्विनिन विटामिन के का दूसरा नाम है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंट्रोल्ड द ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? इसका सही आंसर है वैसोप्रेसिन, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 103, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? गावा, पाइनएप्पल, ऑरेंज या फिर टमाटो। इसका सही आंसर है ऑरेंज। क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबोर्न डिजीज। मीजल्स, टाइफॉइड, पिंक आई या फिर नन ऑफ द अबव। तो एयरबोर्न डिजीज इनमें से कौन सा है? इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, मीजल्स। क्वेश्चन नंबर 105, बायोकेमिकल कंपाउंड्स आर यूज्ड एज स्किन ट्रीटमेंट्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स, कुकिंग ऑयल्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बायोकेमिकल कंपाउंड्स को हम यूज़ करते हैं स्किन ट्रीटमेंट्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स, कुकिंग ऑयल्स सभी के तौर पे। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 106,
टेल द कंपोजिशन ऑफ सोप, सोप की आपको कंपोजिशन बोलनी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। तो सोप की कंपोजिशन क्या होती है, सोडियम सॉल्ट होता है फैटी एसिड का, या फिर पोटेशियम सॉल्ट होता है फैटी एसिड का। तो दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट यूज्ड एज एन एल्कलाई। एल्कलाई के तौर पे कौन सा कंपाउंड यूज नहीं होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन हाइड्रोक्साइड या फिर नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड। तो नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड जो होता है ये एल्कलाई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 108, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड द माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन इन्वेंट किसने किया था, आप बता देंगे जल्दी से। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसका सही आंसर है जैनसन एंड जैनसन। क्वेश्चन नंबर 109, नेम एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन एम्पेयर। करंट इन एम्पेयर को कौन सा डिवाइस मेजर करता है, ऑल्टीमीटर, ऑडियोमीटर, एमीटर या फिर एरोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एमीटर, सी ऑप्शन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110, द डिवाइस दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। इलेक्ट्रिक मीटर, इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रोस्कोप। तो ऐसा डिवाइस कौन सा है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रेजेंस को कंफर्म करता है, वो है इलेक्ट्रोस्कोप, डी ऑप्शन। तो दोस्तों ये थी हमारी साइंस सेक्शन। अब हम अगली सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। हमारे अगले सेक्शन है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 111 क्वेश्चन, अ प्रोसेस इज अ सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम इन द मेमोरी या फिर टास्क। तो प्रोसेस क्या होती है कंप्यूटर में, वो प्रोसेस होती है प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन। पूरा प्रोग्राम जो कि सेट ऑफ जो मल्टीपल थ्रेड्स से बनता है तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, what is the term for temporary storage area that compensates for differences in data rate and data flow between devices। तो यहाँ पर आपको बताना है कि टेम्परेरी स्टोरेज के लिए कौन सी ऐसी टर्म है जो कि कंपनसेट करती है डाटा रेट और डाटा फ्लो के डिफरेंसेस को बिटवीन डिवाइसेस। ऑप्शंस आपके पास हैं बफर, बस, चैनल, मोडेम। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, बफर। क्वेश्चन नंबर 113, हाउ इज द डाटा स्टोर्ड ऑन द डिस्केट, इंक, लेजर, बबल्स, मैग्नेटिज्म या फिर सर्किट्स। तो डाटा कैसे स्टोर्ड होता है डिस्केट्स पे, तो ये होता है मैग्नेटिज्म के जरिए, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट्स इन इज द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप्स। तो कौन सा नेचुरल एलिमेंट प्राइमरी एलिमेंट होता है कंप्यूटर चिप्स में, सिलिकॉन, कार्बन, आयरन, यूरेनियम। इसका सही आंसर है सिलिकॉन, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है, वो है डी ऑप्शन, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू। क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। नोटपैड की एक्सटेंशन कौन सी होती है, .txt, .xls, .ppt या .bmp। तो दोस्तों इसका आंसर है .txt, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117, बायोस इज यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, बाय कंपाइलर, बाय इंटरप्रेटर, बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बायोस कौन यूज करता है, इसका सही आंसर है बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ए ऑप्शन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन, JPG, CPX, GCM, GIF, TCWMF, TCP, JPG, BMP या फिर JPG, GIF, BMP। तो ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशंस कौन सी होती हैं इनमें से, आपको बताना है, जल्दी से आप बता दीजिए। सही आंसर है JPG, GIF, BMP, आपको ये पता होगा। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू गीगाबाइट। गीगाबाइट के बराबर क्या होता है, 1024 बाइट्स, 512 GB, 1024 मेगाबाइट्स, 1024 बाइट्स। तो यहाँ पर सही आंसर है 1024 मेगाबाइट्स यानी कि MB। आखिरी क्वेश्चन हमारे इस पेपर का आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड हार्डवेयर। तो इनमें से किसको हम हार्डवेयर नहीं कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क। तो यहाँ पर इनमें से हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, हार्डवेयर ये सॉफ्टवेयर होता है। CPU, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, इनको हम हार्डवेयर के नाम कंसिडर कर सकते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों ये था हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मॉक टेस्ट, सॉल्व्ड पेपर था ये। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पर सही किए होंगे आई होप। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये था हमारा तीसरा मॉक टेस्ट। इसके अलावा 2 और मॉक टेस्ट जो अपलोड हो चुके हैं उनकी अलग से आपको प्लेलिस्ट में आप चले जाएंगे, वहाँ पर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के नाम जो सॉल्व्ड पेपर्स के नाम से ये एक प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पर आप चले जाएंगे, वहाँ पर 2 और वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप तीनों वीडियोस देखिए और बताइए कि कितने क्वेश्चंस आपके इन तीनों में कितने आप स्कोर कर पा रहे हैं सही। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।